Hi students, as you are looking here, I am GS Rawat and today I am starting your history books, and today we have already completed its first chapter, and we had seen there in that chapter that how did we started our history, and there is the chapter number 2. Today I am starting. Its name is From Trade to Territory, the company establishes power. मीन्स व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है. सो हाउ डज इट कम टू एग्जिस्ट एंड एस्टैब्लिश द कंपनी. कंपनी ने अपने आप को, कंपनी कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने किस तरह से हमारे देश में अपने पांव जमाए, कैसे यहाँ पे आए, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया. पहले वो बिजनेस पर्पस से आए यहाँ पे, और फिर उन्होंने यहाँ पे पूरी सत्ता स्थापित की, पूरा अपना राज स्थापित किया, अपना शासन स्थापित किया. तो इस्टेब्लिशेस पावर मीन्स उसने शासन स्थापित किया. तो ये सारी कहानी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो लेट्स लुक हियर. I come to the chapters now. It's your chapter From Trade to Territory. Let's start the chapter. Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. तो जब अंग्रेज़ लोग भारत में आए थे तो उस समय क्या था, औरंगजेब का शासन था दिल्ली में. उससे पहले जो है जितना मुग़लों का शासन था, मुस्लिम शासकों का शासन था हमारे देश में, और उसमें भी औरंगजेब जो सबसे ज़्यादा जिसने शासन किया भारत के ज़्यादा हिस्सों पर, पूरे भारत में, तो वो औरंगजेब था. आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स बिगेन asserting their authority and establishing regional kingdoms as powers. Regional kingdoms emerged in various parts of the India. Delhi could no longer function as an effective center. और जैसे ही जो है 1707 में जो मुग़ल सम्राट औरंगजेब था उसकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो मुग़लों का जो मुस्लिम शासक थे उनका कोई इतना प्रभावी शासक नहीं रहा कि वो दिल्ली से पूरे भारत में शासन चलाए. तो उस समय पूरे देश में जितने छोटे छोटे शासक थे जो औरंगजेब के अंडर में, अलग अलग प्रांतों में, जैसे आज भी स्टेट्स होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारे, उसके अंडर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री होती. तो इसी तरह से उस समय अलग अलग छोटे छोटे सूबेदार होते थे छोटे छोटे स्टेट्स में, या ज़मींदार होते थे. तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी बना ली जो औरंगजेब के अंडर में थे. पहले औरंगजेब गुजर गया तो फिर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया जहाँ पर जिसकी चलती थी. तो इस तरह से एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम एज पावर्स रीजनल किंगडम emerged in various parts of Indian. Delhi could no longer function the effective center. इस तरह से आपने देखा कि जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह पाया. तो दिल्ली में जो प्रभाव था, दिल्ली का जो प्रभाव था, दिल्ली से जो शासन चलाया जाता था औरंगजेब या औरंगजेब के शासन में या औरंगजेब से पहले, वो अब खत्म हो गया. By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. और जब जो है 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी के प्रारंभ में ही नई पावर, एक नई सत्ता दिखाई देने, नए लोग जो है यहाँ पे आए और उन्होंने अपना जो है राजनीतिक क्षेत्र विस्तार किया, और वो थे ब्रिटिश लोग और वो अंग्रेज़ लोग थे. Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? और जब अंग्रेज़ लोग आए थे भारत में तो उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, वैसा कोई वो नहीं था
एम नहीं था कि हम यहाँ पे आकर के सत्ता करेंगे या शासन करेंगे। वो सिर्फ यहाँ पे कुछ बिजनेस करने के लिए आए, कुछ चीज़ें खरीद बेचना, यहाँ से सस्ती चीज़ें खरीद करके अपने यूरोप में बेचने के लिए आए थे महंगी दरों पे, तो व्यापार करने के लिए आए थे। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ वास्ट एम्पायर्स, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे देश में पूरे देश पर शासन किया और अपना एक एम्पायर, विशाल साम्राज्य खड़ा किया यहाँ पे। तो ये कैसे हुआ? इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस कम केम अबाउट। तो इस चैप्टर में आप ये देखेंगे कि ये कैसे हुआ, सारा जो भी अंग्रेजों ने किया। सो लेट्स सी हियर अ पिक्चर इज देयर। यहाँ पे एक पिक्चर है, फिगर नंबर 1, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। तो अंग्रेजों का मुस्लिम शासकों का जो अंतिम शासक था जो दिल्ली में, तो इसके बाद जब औरंगजेब गुजर गया तो उसके बाद बहादुर शाह जफर वहाँ पे शासन में आया, बहादुर साहब के को सत्ता मिली वहाँ पे। लेकिन अंग्रेज जब आए तो उन्होंने जो है उसको अरेस्ट कर लिया था। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर्स बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यू टू बाई ए symbolically important in fact when a massive rebellion against British rule broke, but in 1857 Bahadur Shah Jafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. Once the revolt was put down by the company, Badshah Jafar was forced to leave the kingdom and his sons were shot in cold blood. तो उस समय क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शासन स्थापित कर दिया अपना, अंग्रेज़ लोग आए, उन्होंने बड़ा एम्पायर बिजनेस के साथ साथ में यहाँ पे पूरी सत्ता स्थापित कर दी। तो उनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, उनके खिलाफ एक आंदोलन किया था यहाँ के आदमियों ने, जो 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और 1857 की क्रांति में फिर अंग्रेज़ों ने जो है सभी जो जितने भी विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, उनको समाप्त कर दिया था, उनको जो है हरा दिया था और अपनी सत्ता को फिर से स्थापित किया उन्होंने देश में, पूरे देश में। और उसमें सभी लोग जो भी क्रांतिकारी थे उन्होंने जो नेता माना था अपना, आगे अपना मुखिया माना था, वो बहादुर शाह जफर को माना था, क्योंकि बहादुर शाह जफर ही दिल्ली का अंतिम शासक था। तो इसलिए उन्होंने अपना मुखिया माना था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब सबको शांत कर दिया, सारे विद्रोहियों को हटा दिया जितने भी क्रांतिकारी थे, तो फिर बहादुर साहब को भी उन्होंने पकड़ के विदेश भेज दिया, यहाँ से देश निकाला कर दिया और उसके बच्चों को, और जो उसके बच्चे थे उनको जो है गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी थी। तो उसका एक चित्र है यहाँ पे कि कैसे बहादुर शाह जफर को उन्होंने पकड़ा था। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज़ों की एक कंपनी थी जिसके तहत वो भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कि ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स, ईस्ट मीन्स पूरब की तरफ। तो जो अंग्रेज जो का देश है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, वो हमारे यहाँ से जो है पश्चिम की तरफ पड़ता है, तो पश्चिम में है। और उनके लिए हमारा जो देश है, जो भारत है, जो एशिया जो महाद्वीप है पूरा, वो पूरब में पड़ता है। इसलिए उन्होंने उस कंपनी का नाम ही, क्योंकि वो पूरब में हमारे देश में एशियन कंट्रीज़ में जो है उन्होंने व्यापार करने के लिए वो कंपनी बनाई थी, इसीलिए उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। इन 16th century द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में जो है सबसे पहले एक चार्टर, एक अधिनियम पारित करवाया। जो शासक थे, इंग्लैंड का जो शासक थे, वो थे वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ I। तो क्वीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी वहाँ पे। उस समय जो अंग्रेज़ों का राज्य था ब्रिटेन, वहाँ पे राजाओं का शासन चलता था और उसमें जो है राजा तो कोई था नहीं वहाँ पे। तो गद्दी पर उस समय जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम बैठी थी। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से उन्होंने एक चार्टर, एक नियम, अधिनियम पारित करवाया, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। और उन्होंने ये पारित करवाया, उसमें ये नियम लगवाया कि ये पूरब में सिर्फ व्यापार करने की छूट, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के कोई भी आदमी हो तो उस पूरब में सिर्फ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के को ही इजाज़त मिलनी चाहिए व्यापार करने के लिए, और कोई नहीं कर सकता। This means that no other trading group in England could compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the oceans। और
इस चार्टर के साथ में जब कंपनी जो वहाँ से आई, तो इंग्लैंड जो है हमारे देश से, यहाँ भारत से जो है बहुत दूर है, यहाँ पे बहुत समुद्र, महासमुद्र जो बड़े बड़े वो बीच में आ जाते हैं। तो उन्होंने जैसे ही वो वहाँ से उन्होंने अपना शुरू किया यहाँ आने के लिए, तो लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स एंड विच कुड बाय गुड्स एट अ चीप प्राइस, और वो इन स्थानों की, भारत की नहीं, सारे सभी जगह जो पूर्वी देश थे उनके लिए, उन यहाँ एशियन कंट्रीज में, तो ये इस खोज में निकले कि कहाँ पर हमको सबसे सस्ती दरों में सामान मिल सकता है। एंड कैरी देम बैक टू द यूरोप सेल एट हायर प्राइसेस, और उनका ये विचार था कि हमको सस्ती दरों में जहाँ सामान मिलेगा और कोई भी चीज़ें मिलेगी जो उनके आवश्यकताओं की थी, और उसको वो महंगी कीमतों पे यूरोप में जाके बेचना चाहते थे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटिशंस फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, तो उनको जो है दूसरी जो जितनी भी कंपनी थी अंग्रेजी कंपनियां यूरोप की, उनसे जो है उनको कोई डर नहीं था, क्योंकि उनको अब अधिकार मिल गया था। और मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। तो इस तरह से उन्होंने जो है जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, उन्होंने जो है ये जो वाणिज्यिक, उस ज़माने में जो वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी, ये अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तभी भी ये सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। तो उसमें ये जो वाणिज्यिक कंपनी थी, मर्केंटाइल मीन्स वाणिज्यिक, तो मतलब व्यापार करने वाली कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन्होंने जो है महंगी चीज़ों को सस्ती चीज़ों पर सस्ती चीज़ यहाँ से खरीद के उनको महंगी दरों पे यूरोप में बेचने का व्यापार शुरू करना चाहा। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम इंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। फिर भी अंग्रेज़ों के पास ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जो अधिनियम था, जो चार्टर था, उसके होने के बावजूद भी जो पूर्व पश्चिमी देशों की जो अदर कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़, जो यूरोपियन महाद्वीप के जो और जो देश थे, उनको भारत में आने से वो रोक नहीं पाए। और क्या हुआ कि बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप्स सेल्ड डाउन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका, और जब तक कि अंग्रेज लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, जो जितने भी अंग्रेज थे, वो अफ्रीका महाद्वीप के तक पहुँचे, जैसे राउंड द केप ऑफ द गुड होप, तो वहाँ पे एक जगह थी जिसका नाम था राउंड द केप ऑफ गुड होप, एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, जो कि हिंद महासागर के एक छोर पे था। तो वहाँ पे जैसे ये लोग पहुँचे, तो उसमें क्या हुआ कि द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया। तो उससे पहले जो पुर्तगाल के लोग थे, पुर्तगाली लोग थे, क्योंकि उनके लिए नज़दीक पड़ता था और इंग्लैंड वालों के लिए बहुत दूर पड़ता था भारत, तो जो पोर्तुगीज लोग थे वो सब उनसे पहले भारत पहुंच गए, और उन्होंने क्या किया, एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और उन्होंने गोवा में, जो हमारा राज्य है गोवा, बम्बई के साथ में लगा हुआ, तो वहाँ पे अपना व्यापार करना शुरू भी कर दिया था। इनफैक्ट इट वाज वास्को ड गामा, और वास्तव में वो जो आदमी था जो सबसे पहले भारत में आया था, और उसको भारत की खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, वास्को डी गामा, तो पुर्तगाली वो था, व्यापारी था। तो पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, जो पुर्तगाल के जो खोजकर्ताओं में था, हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट इन इंडिया इन 1498, जिसने जो है सबसे पहले भारत की खोज जो है 1498 ईस्वी में सबसे पहले भारत में आकर के की थी। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, और जैसे 17वीं शताब्दी शुरू हुई, द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशन, और उसके बाद जब पुर्तगाल के लोग आ गए, तो उसके बाद डच लोग आए, तो डचों ने भी यहाँ पे जो है अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार करने के लिए ज़्यादा जो है व्यापार का क्षेत्र देखना शुरू किया। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, और उसके बाद जो है जैसे ही वो डच आए, उसके बाद फ्रेंच लोग, फ्रांस के लोग भी आ गए यहाँ पे व्यापार करने के लिए। The problems was that all the companies were interested in buying the same things. अब प्रॉब्लम ये खड़ी हुई कि जितनी भी कंपनियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, जो पुर्तगाली थे, डच थे, ये सारे लोग एक ही तरह की चीज़ें ज़्यादातर खरीदना चाहते थे यहाँ से।
द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट। तो और उनको सबसे पहले जो यहाँ से चीज़ खरीदनी थी, क्योंकि वहाँ पे के जो वेस्टर्न लोग थे, जो पश्चिमी देशों के लोग थे, उनको कपड़ा अच्छा सूत का कपड़ा बनाना नहीं आता था, तो वो यहाँ से सूती कपड़ा खरीदना चाहते थे या सूत खरीदना चाहते थे। एंड मार्केट इन यूरोप, पेपर, क्लोव्स, कार्डामम एंड सिन्नामम टू वर इन द ग्रेट डिमांड। और उसके अलावा पेपर मीन्स काली मिर्च, और जो क्लोव्स हैं, क्लोव्स मीन्स लौंग, एंड उसके बाद कार्डामम मीन्स इलायची, और जो सिन्नामम है वो दालचीनी। तो ये काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी वो यहाँ से बहुत डिमांड पे ख़रीदना चाहता है। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये जितने भी होते हैं, ये जो नाम है काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब गरम मसाले हैं। ये क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अधिकतर वहाँ पे ठंडा इलाका, वहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, तो उन लोगों को जो है गरम मसालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि वहाँ पे होते ही नहीं थे। तो इसलिए उनको बहुत परचेज कर रहे थे, और उन मसालों की वहाँ पे यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased। और इस कंपटीशन के कारण, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पे आ गए थे व्यापार करने के लिए, इससे क्या हो गया कि यहाँ पर भारत में जो चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई, कीमत में उछाल आ गई। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्नड। और इससे उनका जो मुनाफा होना था, जो फ़ायदा होना था ब्रिटेन में ले जाकर, क्योंकि यहीं उनको महंगी दामों पे चीज़ें मिलने लगी, तो इससे उनका फ़ायदा नहीं होता था। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वाज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स। और इस तरह से उन्होंने देखा कि अब उनके पास एक ही तरीका था कि अगर हमको ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये देखा कि अगर हमको फ़ायदा लेना है, हमको कम कीमतों पे यहाँ से चीज़ें प्राप्त करनी है, तो हमको जो है जो अदर कंपनीज है उनको हराना होगा, उसको उनको ख़त्म करना होगा। The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the ट्रेडिंग कंपनीज। इस तरह से जो जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज थे, वेस्टर्न कंपनीज के जो लोग थे, जैसे डच थे, पोर्तुगीज़ थे, ये सारे लोग आपस ही में लड़ने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग सभी लोग आपस में लड़ने लगे। थ्रू द 17th and 18th century दे रेगुलरली सैंक ईच अदर्स शिप्स। और उन्होंने उस समय में क्या किया कि एक दूसरे के जहाज़ों को पकड़ना या उनको लूटना या उनको ब्लॉकेडेड रूट्स, उनके रास्तों को बंद करना शुरू किया। एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ। और इस तरह से उनके बीच में एक विद्रोह टाइप का पैदा हो गया। Goods trade was carried on with arms and trading posts were protected through फोर्टिफिकेशन। और उन्होंने जो है अपने अपने जो है यहाँ पे अपने किले बंदी करना शुरू किया, अपना अपना जहाँ पे जो लोग आए, जैसे डच लोग, पोर्तुगीज़ लोग जो हैं सबसे पहले गोवा में आए, तो उन्होंने गोवा में अपना अड्डा बना दिया, एक अपने किला बना दिया कि यहाँ पे भाई हम ही व्यापार करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे इन्होंने जहाँ पे ये लोग पहुँच पाए भारत में, वहाँ पे इन्होंने अपना किले बंदी करना शुरू कर दिया। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड also led to intense conflict and local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. तो इस तरह से क्या हुआ कि कंपनी जो बस्तियाँ थी, जो बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। कंपनी के जो आपस में लड़ाई झगड़े के कारण जो हमारे यहाँ के जो लोग थे उनसे भी उनके लड़ाई झगड़े होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें यह कैसे हुआ। अब ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे कैसे हुई यहाँ पे, तो ये देखेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना अड्डा बनाया, जो अपना एक स्थान चूज़ किया भारत में व्यापार करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, उन्होंने बंगाल से शुरू किया था। तो द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री was set up on the banks of the river Hooghly in 1651. This was the base from which the company traders known at that time as factors.
तो अंग्रेज जो लोग थे उन्होंने अपनी सबसे पहली कंपनी 1651 में जो है ईस्वी में बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई व्यापार करने के लिए, और दिस वाज द बेस फ्रॉम विच कंपनी ट्रेडर्स स्टार्टेड, और वो उनका सबसे बेस कैंप था जहाँ से उन्होंने, आधार थे वो कंपनी का जहाँ से उन्होंने व्यापार करना शुरू किया था, नोन एज द टाइम एज द फैक्टर्स। और जो वहाँ पे जो आदमी काम करते थे, जो लेबर काम करते थे, जो भी आदमी उनके काम करते थे वहाँ पे, उनको फैक्टर्स कहा जाता था उस समय। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड, और कंपनी का जो वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका सबसे मेन वहाँ पे एक स्टोर था बहुत बड़ा, जिसको वायर हाउस के नाम से जाना जाता था, और वहाँ पे जो लोग यहाँ से जितना भी सामान वो भारत से खरीदते थे उसको स्टोर किया जाता था जमा करके, और फिर उसको एक्सपोर्ट विदेश में यूरोपियन कंट्रीज में भेजा जाता बेचने के लिए। एंड इट हैड ऑफिसेस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, और वहीं पर जो है जो अंग्रेज़ों के जो अधिकारी लोग होते थे, ऑफिशियल्स होते, कर्मचारी होते थे, वो सब वहीं बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे इनका व्यापार बढ़ता गया, द कंपनी परसुडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल्ड नियर द फैक्ट्री। तो कंपनी ने एक नियम बना दिया कि भाई हमारे जो व्यापारी लोग हैं, जितने भी हम लोग व्यापार करते हैं, जिनसे वो खरीदते भी थे यहाँ से सामान, और जो अंग्रेज उनके अधिकारी जो खरीदने वाले थे, उन्होंने अपना सेटलमेंट, अपने रहने का स्थान भी वहीं जो वायर हाउस था, जो उनकी फैक्ट्री थी, उसके नज़दीक ही रहने का नियम बना दिया कि यहीं पे तुम अपना आवास भी बनाओ रहने के लिए। एज ट्रेड company pursued merchants and traders to come and settle near the factory. By 1696 it began building a fort around the settlement, और 1696 में अंग्रेजों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ पे अपना एक दुर्गबंदी, एक किलेबंदी करना शुरू कर दिया। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस, और उसके 2 साल बाद ही, जैसे ही उन्होंने वहाँ पे किलेबंदी करना शुरू किया अंग्रेजों ने बंगाल में, उसके 2 साल बाद ही उन्होंने जो मुग़ल शासक थे उस समय, अंग्रेजों जो मुस्लिम शासकों का जो हमारे देश में राज था उस समय, औरंगजेब का राज था, तो उन्हें औरंगजेब से जो है वहाँ पर 3 गाँव मांगे कि भाई इन 3 गाँवों को पूरा जो है हमको दे दो, इस पर हमारा अधिकार होगा। वन ऑफ दीज वॉज कालीकता, और उसमें से एक गांव था कालीकता, विच लेटर ग्रीव इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता, और जिसको बाद में कलकत्ता कहा गया, और कोलकाता एज इट इज़ नोन टुडे, और जिसको आज की डेट में कोलकाता के नाम से जानते हैं। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free, और इन्होंने जो है जो उस समय औरंगजेब जो शासक था दिल्ली में, सबसे बड़ा मुस्लिम शासक जो दिल्ली में शासन करता था, तो उससे एक फरमान मीन्स एक ऑर्डर जारी करवाया। फरमान मीन्स ऑर्डर, रॉयल ऑर्डर मीन्स शाही आदेश जारी करवाया कि भाई हमको जो है जो भी हम व्यापार करेंगे यहाँ पे हमें कोई टैक्स न देना पड़े, हम क्योंकि फ़ायदा ही करते हैं भारतीय लोगों का, मतलब यहाँ से सामान खरीद रहे हैं, आप लोगों का व्यापार आमदनी दे रहे हैं यहाँ पे, तो हमको टैक्स नहीं पड़ेगा, कोई कर न देना पड़े। तो इसके लिए उन्होंने आदेश निकलवा दिया औरंगजेब से। The company tried continuously to press for more concessions and manipulate exciting privileges. तो कंपनी ने उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुई कंपनी को, और उसने जो है और अधिकार मांगने चाहिए चाहे जो है यहाँ के शासकों से। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay. और इस समय क्या हुआ कि कंपनी का जो लालसाएं बढ़ती गई, और उन्होंने जो है जो फरमान जो औरंगजेब ने जारी किया था, जो ऑर्डर जारी किया था कि भाई चलो ठीक है तुम लोग कोई टैक्स मत देना यहाँ पर व्यापार करने के लिए, तो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बोला था। लेकिन अंग्रेज़ों के जो अन्य जो जितने भी अंग्रेज़ लोग यहाँ पर भारत में अपने अपने हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी वहाँ पर अपने हिसाब से व्यापार करते थे, उन लोगों ने भी जो है टैक्स देने से मना कर दिया सरकार को। This they refused to pay, causing an enormous loss of the revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan,
नॉट प्रोटेस्ट। और इससे क्या हुआ कि बंगाल जो था, वहाँ पे बंगाल का जो नवाब था, उसको वहाँ पे बंगाल में मुर्शीद कुली खान नाम का एक नवाब था जो वहाँ का शासक था, मुस्लिम शासक था। तो उसको बहुत दिक्कत हुई, उसको रेवेन्यू नहीं जाने लगा, सारे अंग्रेज़ों ने रेवेन्यू कर देने से मना कर दिया क्योंकि अंग्रेजी वहाँ पे ज़्यादा हो गए। तो इस तरह से उसको दिक्कत आने लगी। नाउ इट्स अ पिक्चर, ये की पिक्चर यहाँ पे दे रखी है। लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स ऑफ द मद्रास पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन। विलियम सिम्पसन ने एक चित्र बनाया था। तो वहाँ उनके जो चित्रकार भी होते थे इस टाइप के चित्र बनाते थे कि इस तरह से पिक्चराइजेशन करते थे और समाज को दिखाते थे कि अंग्रेज लोग किस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं, या मतलब अंग्रेज लोग जो है सुपर हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। अब व्यापार में जो है उनके ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में शुरू हुई, और व्यापार से युद्धों तक कैसे पहुंची, युद्ध करना उन्होंने क्यों शुरू किया, यहाँ पे जो लड़ाइयाँ भी लड़ी उन अंग्रेज़ों ने, तो स्टार्टिंग कैसे हुई लड़ाई, तो वो हम अब देखेंगे। थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तो सभी जितने भी स्थानीय शासक थे उन्होंने अपना अपना शासन अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से वहाँ पे हर जगह हर राज्यों में अपना शासन शुरू कर दिया। तो इसी में जो है मुर्शीद कुली खान जब वहाँ पे बंगाल में जिसका शासन था, तो उस समय क्या हुआ, उसके और अंग्रेज़ों के बीच में, क्योंकि वो नहीं दे रहे थे, कर देना नहीं चाह रहे थे अंग्रेज लोग, कर नहीं दे रहे थे क्योंकि औरंगजेब ने मना कर दिया था, चाहे ठीक है तुमको फ्री किया जाए। तो किसी भी अंग्रेज ने, कोई भी व्यापारी वहाँ पे कर देने से मना करने लगे। तो मुर्शीद कुली खान जो नवाब था उसको बड़ी दिक्कत हुई, और उनके बीच में जो है दरार या द्वेष पैदा हो गया, आपस में जो है वैचारिक मतभेद हो गया। The Bengal Nawab asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. Murshid Quli Khan was followed by the Alivardi Khan, और इस तरह से मुर्शीद कुली खान जो है ने वहाँ पे जो ऑटोनॉमी जो स्वायत्तता वहाँ पे जो पहले से दी गई थी उनको ख़त्म करना चाहा अंग्रेज़ों की। और मुर्शीद कुली खान वाज फॉलोड बाय द अलीवर्दी खान। मुर्शीद कुली खान के बाद वहाँ पर जो शासन आया वो अलीवर्दी खान के हाथ में आया, एंड देन सिराजुद्दौला, और उसके बाद लास्ट शासक जो वहाँ पे था वो सिराजुद्दौला था एज द नवाब ऑफ द बंगाल, जो बंगाल का नवाब कहा जाता था जिसे। ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, और वो तीनों के तीनों जो है बड़े ताकतवर शासक थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। उन्होंने जो है जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भी अंग्रेज लोग व्यापार करते उनको टैक्स देने के लिए बाध्य किया। उन्होंने कहा भाई तुमको कोई जो है कंसेशन छूट नहीं मिलेगी टैक्स देने से। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। उन्होंने जो है बड़े समय तक उनसे कहा, डिनाइड इट any right to mint coins and stopped it from extending its fortification। और उन्होंने जो है जो नवाब सिराजुद्दौला था उसने जो है अंग्रेज़ों के लिए कहा कि भाई तुम अपना जो किलेबंदी करना, यहाँ पर अपना विस्तार करना शुरू कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, इस सब के लिए टैक्स भी दो और अपना ये किलेबंदी करना बंद करो यहाँ पे। Accusing the company of deceits, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab। और इस तरह से वहाँ पे जो शासक थे, स्थानीय शासक थे, उनके बीच में ये जो है कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की जो राजस्व वसूली है कम होती जा रही है। ये इन्होंने जो है उन अंग्रेज़ों पे धोखाधड़ी का आरोप लगाया सिराजुद्दौला ने कि जो ये जो है इसके रेवेन्यू नहीं देते तो हमारी जो बंगाल सरकार जो कमज़ोर होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। उन्होंने देखा कि नवाबों की अब ताकत कमज़ोर हुई, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। लेकिन जो कंपनी जो है टैक्स चुकाने, इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। लेकिन दूसरी तरफ क्या था, एक तरफ तो सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई तुम हमको टैक्स दो, तुमको कोई छूट नहीं मिलेगी, अपने किलेबंदी करना बंद करो, व्यापार करना बंद करो यहाँ पे। और दूसरी तरफ जो अंग्रेज थे, अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के जो अफसर थे वहाँ पे जो व्यापार कर रहे थे, उन्होंने जो है नवाब के लिए जो चिट्ठियाँ लिखी वो बड़ी अपमानजनक लिखी, उनको जो है बुरा ही कहा, उनको कहना नहीं माना। तो नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का
प्रयास किया उन्होंने। तो नवाबों को जो है उन्होंने अपमानित किया, उन्होंने जो है उनके लिए गंदी गंदी टाइप के जो है लेटर्स लिखे, उन्होंने उनको जो है मना किया कि भाई हम तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। The company on its part declares that the unjust demands of the local officials were running the trade of the company, and trade could flourish only if the duties were removed. It was only convinced that to expand trade in it had to enlarge its settlements by up villages and rebuild its forts. तो उसमें क्या हुआ कि कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी व्यापार तबाह हो रहा है। उसने कहा कि भाई जितने भी उन्होंने ये जो लेटर लिखे वो उन्होंने दिल्ली शासक जो था, दिल्ली में जो मेन शासक हुआ करता था मुस्लिम शासक, उसको भी लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि जो ये स्थानीय शासक हैं यहाँ पे छोटे छोटे, ये जो है फालतू के कर मांग रहे हैं और हमको परेशान कर रहे हैं। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, और उन्होंने कहा कि हम तभी व्यापार कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे बिजनेस चला सकते हैं जब हमसे कोई कर ना लिया जाए। तो कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, और कंपनी ने ये भी सोच लिया कि भाई हमें अपने आदमियों को बढ़ाना चाहिए यहाँ पे, और गांव खरीदने होंगे और किसानों का पुनर्निर्माण करना होगा। तो इस तरह से जो है अंग्रेजों ने विचार बनाया। द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू द confrontations and finally culminated in the famous battle of प्लासी। और इस तरह से अंग्रेज लोगों ने जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसकी बात नहीं मानी, और सिराजुद्दौला भी बड़ा एंग्री हो गया, इससे नाराज़ हो गया अंग्रेज़ों से, क्योंकि वो तो नवाब था। तो इनके बीच में जो है फाइनली जो है बात बहुत बढ़ गई और एक जो है युद्ध होना तय हो गया, जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। अब वो कैसे हुआ ये देखते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी, When अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई 1756 में, तो सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। तो उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस। तो अंग्रेज लोग उससे जो है बड़े डरे हुए थे, क्योंकि सिराजुद्दौला एक जो है ताकतवर नवाब था। तो उन्होंने ये सोचा कि इसको किस तरह से हटाया जाए, और हमें एक जो है कठपुतली नवाब, पपेट रूलर्स मीन्स कठपुतली नवाब चाहिए, एक शासक चाहिए। कठपुतली मीन्स जो अंग्रेजों के हिसाब से चले, जो उनके हिसाब से कहना माने, और जैसा वो बोले अंग्रेज लोग वैसा ही काम करे, वैसे ही नियम बनाए वहाँ पे। तो इस तरह से वो वहाँ पे एक शासक चाह रहे थे अंग्रेज लोग। सो इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस, और ये जो है बिना उसके कुछ किए हुए नहीं हो सकता था। टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला's rivals become the नवाब एंड इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला asked the company to stop meddling in सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion। और सिराजुद्दौला ने कहा कि इस तरह से जो अंग्रेज लोग हैं उन्होंने कहना माना नहीं, और वो चलते रहे अपने हिसाब से, अपने अधिकारों को बढ़ाते गए। तो सिराजुद्दौला ने उनको अपने इस तरह से फालतू तरीके से, जो गलत तरीके से जो वहाँ पे व्यापार कर रहे थे अंग्रेज लोग, उसको करने से मना किया। उनको बिल्कुल रोक लगानी चाहिए उन पे। एंड स्टॉप फोर्टिफिकेशन, उन्होंने कहा भाई तुम अपना किलेबंदी करना बंद करो, एंड पे द रेवेन्यूज, और राजस्व कर दो। और आफ्टर निगोशिएशंस फेल्ड, और जब उनकी बातचीत आपस में बिल्कुल बनी नहीं, न नवाबों ने कहना माना, ना जो है अंग्रेजों ने कहना माना, द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। और फिर नवाब ने निर्णय किया कि 30,000 सैनिकों को लेकर के जो कासिम बाजार नामक स्थान था कलकत्ता में, वहाँ पे जहाँ पे उनका मेन अड्डा था, जो वायर हाउस था जहाँ पे वो व्यापार करते थे, वहाँ गए, वहाँ सैनिक लेके गया। एंड कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, और सारे जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे उनको पकड़ लिया। लॉक्ड द वायर हाउस, वो उनका वायर हाउस बिल्कुल बंद कर दिया। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, और जितने भी अंग्रेज थे उनको जो है उनके जो भी हथियार थे उनके पास जो कुछ भी थे उनको छीन लिया और उनको जो है बंद कर दिया।
एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स, और उनके जो शिप्स थे, जो जहाज़ थे, उनको भी बंद कर दिया। देन ही मार्च टू कलकत्ता, और फिर वो कलकत्ता वापस आया नवाब सिराजुद्दौला, एंड टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर, और फिर उसने जो है उनके किले पे भी अपना अधिकार कर दिया, अपना अधिकार दिखा दिया कि भाई इनका किला उला कुछ नहीं, अंग्रेज लोग कुछ नहीं, ये सब हमारे अधिकार में, ऐसा सिराजुद्दौला ने किया। On hearing the news of the fall of the Calcutta Company, officials in Madras sent forces under the command of the Robert Clive। और अंग्रेज लोग सिर्फ जो है बंगाल में ही अपना वो व्यापार नहीं चला रहे थे, वो विभिन्न भागों में फैल चुके थे तब तक, और वो मद्रास में जो अंग्रेज लोग वहाँ पे व्यापार कर रहे थे, उसमें से वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक मुखिया था उनका, reinforced by naval fleets or prolonged negotiations with the Nawab followed finally in 1757. Robert Clive led the company's army against सिराजुद्दौला at प्लासी, और फिर रॉबर्ट क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ जो 1757 में जो है वहाँ पे अपनी कंपनी के आदमी, अपनी आर्मी, एक फौज लेकर के पहुँच गया प्लासी नाम के स्थान पर। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर, यहाँ पे साइड में भी कुछ पपेट मीन्स ये लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव विद द स्ट्रिंग्स। पपेट उसको बोलते हैं, एक खिलौना होता है जिसको आप रस्सी की सहायता से, जैसे दो गुड़िया टाइप की होती है, उनको नचाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पपेट। मीन्स जैसा आप उनको नचाएंगे वैसे वो नाचेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पपेट। तो उनको इसी तरह का आदमी चाहिए था, मीन्स ऐसा शासक चाहिए था कि जैसा वो बोलेंगे वैसा वो करे, तो उससे दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड पपेट रूलर। द टर्म इज़ यूज फॉर disapprovingly to refer to person who is controlled by the someone else। तो इस तरह से जो दूसरों के द्वारा कंट्रोल किया जाए, he is known as the puppet। Now come to the next page। अब यहाँ पे एक चित्र है, इसमें क्या है कि द जनरल कोर्ट रूम ईस्ट इंडिया हाउस लंदन हॉल स्ट्रीट, लंदन में हमें जो ब्रिटेन था, अंग्रेज़ों का देश था, वहाँ पे जो है इसके लिए अंग्रेज़ों के जो काम होते हैं उनकी सुनवाई के लिए कोर्ट होता था, एक न्यायालय होता था, और उस न्यायालय का ये यहाँ पे चित्र है, किस तरह से वहाँ पे सुनवाई होती थी और किस तरह से वो इसलिए था, वहाँ पे वो ऑफिस था, वो इसलिए था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस तरह से पूर्वी देशों में अपना व्यापार करेगी, कौन कौन से उनके अधिकारी लोग यहाँ पे बैठा करते थे, तो इस तरह से उनकी मीटिंग होती थी। Now come to the next। The big defeat of the Nawab was that the force led by the Mir Jafar, one of the Sirajuddaulla's commanders, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah। और इस तरह से अंग्रेज जो रॉबर्ट क्लाइव था, जब वो प्लासी नाम के स्थान पर जो है बंगाल में पहुंचा और उसने जो है उसके खिलाफ लड़ाई करने की सोची, सिराजुद्दौला के खिलाफ उसके जो है लड़ने की सोची, तो उस समय जो सिराजुद्दौला का जो सैनिक, जो सेना नायक होता था आगे, मुखिया सैनिकों में, वो था मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र जो ऐसा आदमी था जो कि सिराजुद्दौला से चिढ़ता था, तो वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर्स, उसने कमांडर्स को पकड़ा एंड उसको ये लालच दिया, उसको ये कहा कि भाई सिराजुद्दौला को मार डालो और हम तुमको जो है शासक बना देंगे, तुमको नवाब बना देंगे यहाँ का। The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory by the company won in India। और इस तरह से जो प्लासी का युद्ध था वो वैसा ही, उस जो मीर जाफ़र था उसने वैसा ही किया, उसने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया, और जो सिराजुद्दौला था उसको जो है अंग्रेज़ों ने मार डाला, पकड़ डाला, और उसको जो है मार करके जो मीर जाफ़र था उसको जो है एक पपेट नवाब, एक कठपुतली नवाब के रूप में वहाँ पे ये किया। तो इस तरह से ये अंग्रेज़ों की सबसे पहली जीत थी भारत में, भारतीय क्षेत्र में। तो ये पहला युद्ध था जो उन्होंने जीता था और पहली जीत थी उनकी भारत में, द बैटल ऑफ प्लासी, जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। द प्रॉमिस ऑफ रिचेस। अब रिच जो अमीर लोग थे यहाँ के, हमारे देश के जो अन्य लोग थे, जो बड़े लोग थे, उनसे अंग्रेजों ने किस तरह के प्रोमिसेस किए, ये भी यहाँ पे है। तो टेरिटोरियल उन्होंने कहा था कि द टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ द मर्केंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वर व्यूड विद distrust and doubt in England after the Battle of the Plassey। Robert Clive wrote to William Pitt
one of the principal secretaries of state to the English monarch on 7 January 1759 from Calcutta. तो कलकत्ता से क्या हुआ कि इंग्लैंड के लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकीय महत्वाकांक्षा को संदेह और अविश्वास से देखते थे, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने यहाँ पे आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आए और उन्होंने युद्ध भी किया और यहाँ पे विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया, जीतना शुरू कर दिया। तो जो इंग्लैंड के जो लोग थे इसको एक अविश्वास के रूप में देखते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक संदेह की दृष्टि से देखते थे। और प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता से एक चिट्ठी भेजी थी, क्योंकि जो है और उससे भी ज़्यादा इंग्लैंड वालों को पता लगा, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने जैसे यहाँ पर उनको विजय मिली, उन्होंने जीता, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के जो बड़े अधिकारी होते थे इंग्लैंड में उनको यहाँ से चिट्ठी भेजी। उन्होंने लिखा था कि but so large a sovereignty may possibly be an subject to extensive for a mercantile company. I flatter myself that there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possession of these rich kingdoms. Now I leave you to judge whether an income yearly of 2 million sterlings with the possession of 3 provinces be an object deserving the public attention. तो उसने ये चिट्ठी में लिखा कि लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसने कहा कि भाई हमने एक बहुत बड़ा सत्ता यहाँ पे स्थापित किया, मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आई। उन्होंने कहा कि जितना भी भारत का जो इलाका है हमने यहाँ पे देख लिया है और हम यहाँ पे आसानी से अब पूरे भारत में अपना जो है कब्जा कर सकते हैं। अब मैं वहाँ फैसला आप पर चाह छोड़ता हूँ। उसने कहा अंग्रेज अधिकारियों को विदेश में कि भाई यह फैसला आप लोगों पे कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी की और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। तो उसने कहा कि भाई हमने जो 20 लाख स्टर्लिंग जो है यहाँ पे का जो अंग्रेजी उस समय रुपया होता था उसको स्टर्लिंग, तो उस इतने के बराबर उन्होंने यहाँ से आमदनी प्राप्त कर ली थी सिर्फ 2-3 सालों में। और उसने कहा कि इतना हमने कर दिया और इतने इसके भारत के 3 प्रांतों पे हमने जो है कब्जा भी कर लिया, तो ये क्या कम नहीं है हमारे जो है यहाँ पे सफलता का। तो इस तरह से उसने चिट्ठी लिखी। After the defeat at Plassey, Sirajud-Dowlah was assassinated by Mir Jafar, made the Nawab. और जब प्लासी का जो युद्ध है वो समाप्त हो गया, वो सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों के द्वारा मार दिया गया, तो क्या हुआ, मीर जाफ़र मेड द नवाब, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन कंपनी तब भी जो है ये नहीं चाहती थी कि वो वहाँ पे राज्य खुद राज करे, तो उनको ऐसा कुछ नहीं था। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सपेंड द ट्रेड। उनका जो मेन उद्देश्य था वो सिर्फ जो व्यापार को भारत में फैलाना था। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट, अगर वो बिना लड़ाई के हो सकता है, थ्रू द हेल्प ऑफ द लोकल रूलर्स, जो स्थानीय शासक है उनकी सहायता से हो सकता था, तो हु आर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, तो ऐसा कोई भी अंग्रेज नहीं था तब तक भी कि किसी की कोई ये इच्छा रही होगी कि वो यहाँ पे शासन करना चाहता है, अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली, और तब तक भी उन्होंने जो है कोई भी सीधा सीधा कहीं पर भी अपना अधिकार जमाना शुरू नहीं किया था। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet nababs were not always as helpful as the company wanted them to be. लेकिन कुछ समय बाद जल्दी ही जो है उनको ऐसा लगा कि जो पपेट नवाब है, जो उनका कठपुतली नवाब मीर जाफ़र वहाँ पे उन्होंने बिठाया, वो भी जो है उनकी हर बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसको भी कई दिक्कतें आने लगी, क्योंकि उसको जो नवाब भी रहना था, तो नवाबी भी अपनी दिखानी थी, तो काम भी करना था। तो उसके लिए जब वो ना अंग्रेज लोग उसको रेवेन्यू देते थे ना कुछ देते थे, ऊपर से उसको अपने हिसाब से चलाते थे, तो उसको बहुत दिक्कत आई। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject। और आखिर जो है जो सिराजुद जो मीर जाफ़र था उसको भी तो सम्मान भी चाहिए था, उसको जो है समाज में जो है उसको दिखाना था कि मैं नवाब हूँ, तो ये वो कर नहीं पा रहा था। ये उसको एक अपनी नवाबी भी दिखाने में दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए जो है
वो जो है कई बार अंग्रेज़ों की बात नहीं मानता था। व्हाट कुड द कंपनी डू, अब कंपनी क्या करे। व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफ़र ने विरोध करना शुरू किया कंपनी का, द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम, तो कंपनी ने जो है उसको हटा दिया गद्दी से, कंपनी, क्योंकि वो कंपनी का कठपुतली था, कंपनी का पूरा अधिकार था उस पर, तो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने उसको हटा दिया और मीर कासिम को गद्दी पे बिठाया। व्हेन मीर कासिम complained in turn was defeated in a battle fought in बक्सर। और फिर मीर कासिम से के साथ भी वही हुआ, क्योंकि मीर कासिम भी फिर नवाब बन गया, तो नवाब बन गया तो उसको भी दिक्कतें आने लगी अंग्रेज़ों की हर बात मानने में। तो उसने भी फिर क्या हुआ कि जब उनकी ये दिक्कत आई तो उस मीर कासिम के साथ अंग्रेज़ों ने फिर दूसरा युद्ध लड़ा, उसका नाम था बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर नामक के स्थान पर उन्होंने लड़ाई लड़ी 1764 में, 1764 में। ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल, जो बंगाल से थोड़ा बाहर था, एंड मीर जाफ़र वॉज रीइंस्टॉल्ड, और उस तरह से उसको हराया गया, उसको बाहर किया गया मीर कासिम को, और फिर से जो है मीर जाफ़र जो उनका कठपुतली नवाब था पहले, उसको फिर से वहाँ पर नवाब बना दिया गया। द नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ, rupees 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars। और कंपनी ने मीर जाफ़र पे अब एक नया नियम लगा दिया, थोप दिया कि तुम जो है कहीं से भी ला करके दो, टैक्स के रूप में यहाँ से इकट्ठा करो अपने बंगाल से, और हमको 5 लाख रुपए हर महीना कर दो। वो जो नवाब था मीर जाफ़र उस पे लगा दिया। एंड मीट द डिमांड्स ऑफ द ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस, और उनको जो फिर भी जो है उनको जो 5 लाख रुपए वो कर दे रहा था वो भी उनको कम पड़ने लगा, और उनकी जो इच्छाएं थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी अंग्रेज़ों की। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यूज, उनको जो है और ज़्यादा क्षेत्र चाहिए था व्यापार करने के लिए, और उनको जो है रेवेन्यू भी ज़्यादा चाहिए था। बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765, और इसी बीच में मीर जाफ़र के लिए बहुत दिक्कत हो गई और वो उसने जो है आत्महत्या कर ली 1765 में। द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड, अब जो है कंपनी का जो दिमाग है, कंपनी वालों का दिमाग घूमा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज लोग थे उनका मूड बना कि हैविंग फेल्ड टू वर्क विद द पपेट नवाब्स, जब उन्होंने देखा कि जो पपेट नवाब्स हैं वो भी पूरी हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारे हिसाब से नियम कानून नहीं करते हैं, हमें फ़ायदा नहीं देते हैं, तो उन्होंने डिक्लेयर किया, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्व्स। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था वो उस समय अंग्रेज़ों का मुख्य अधिकारी था, क्योंकि उसी ने जो है प्लासी के युद्ध में जीत हासिल सिराजुद्दौला को मारा था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने डिक्लेयर किया कि अब हम ही यहाँ के नवाब होंगे, हम खुद नवाब बनेंगे। तो ये पहला उनका निर्णय था कि हम अब यहाँ पे अपना शासन भी करेंगे। Finally, in 1765, Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the province of Bengal। और लास्ट में जो है जो मुस्लिम शासक था दिल्ली का, या और जितने भी देश में मुस्लिम शासक थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि चलो भाई बंगाल पे जो है, जब बंगाल का दीवान जो है अंग्रेज़ों को ही, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही घोषित किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहाँ की मालिक होगी। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू, और जिससे जो है उन अंग्रेज़ों का बहुत अच्छा हो गया, उनको जो है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू राजस्व प्राप्त हो गया। रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, बंगाल में जितने भी संसाधन थे वो उनको सब मिल गए, जो कुछ भी थे वहाँ के राजा वही हो गए। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड, और उनकी सारी समस्याओं का अंत हो गया जो कि उनको पहले नवाबों के साथ चल रही थी। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपांडेड, और 18वीं सदी तक आते आते उन्होंने अपना व्यापार बहुत तेज़ी से फैलाया भारत में। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर, लेकिन उससे पहले जो अंग्रेज़ लोग थे वो जब हमारे यहाँ से कोई भी चीज़ खरीदते थे तो उसके बदले सोने और चांदी के सिक्के दिया करते थे भारतीय लोगों को। तो सोने चांदी के सिक्कों के बदले में भारतीय लोग उनको ये जो मसाले हैं और कपड़े हैं, सूती कपड़े, वो दिया करते थे। लेकिन द आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी,
तो जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय, और अंग्रेज लोग पूरे दुनिया में अधिकतर ईस्टर्न कंपनीज में जो है अपना शासन चला रहे थे, उस समय हर जगह युद्ध लड़ रहे थे। तो अंग्रेज सिर्फ भारत ही में नहीं थे, वो और भी देशों में सभी जगह लगे हुए थे। तो इस तरह से उन्होंने जब यहाँ पे युद्ध भी लड़ा उनकी जो कंपनी ने, तो उनको बड़ा घाटा हुआ, और जो अंग्रेज लोग थे इंग्लैंड से उनको जो चांदी और सोने के सिक्के मिलते थे वो बंद हो गए, उनके पास रहा ही नहीं सोना चांदी अंग्रेजों के पास। एंड इंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ द दीवानी, और कंपनी ने जो है उनको पूरा बंद कर दिया। उन्होंने कहा भाई अब हम तुमको कुछ नहीं देंगे, आप वहीं पे कमाओ और अपने हिसाब से चलाओ। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, और अब जो है कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ यहीं से जो भी कमाते थे उसी पैसे से यहाँ के लोगों को चीज़ें खरीदते थे और उसी पैसे से अपना सब कुछ चलाते थे। दीज रेवेन्यूज कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, और उसी रेवेन्यू जो राजस्व यहाँ से प्राप्त करते थे बंगाल की जनता से, उससे ही वो वहाँ से लोगों से चीज़ें भी खरीदते थे। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, उन्होंने कंपनी की एक आर्मी, एक फौज भी बना दी, ट्रूप्स मीन्स फौज भी बना दी। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेस एट कलकत्ता, और उन्होंने जो है कंपनी की जो है बड़ी बड़ी इमारतें, महंगी इमारतें भी बनाई। एंड कंपनी फोर्ट, कंपनी का एक किला भी बनाया बंगाल में। एंड ऑफिसेस एट कलकत्ता, और बहुत सारे ऑफिसेस खोल दिए कलकत्ता में। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब, अब कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो नवाब कैसे बने, अब हम ये देखेंगे यहाँ पे। नवाब बन बैठे, कंपनी के जो अधिकारी थे वो नवाब बन गए थे। कैसे बने? व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब? नवाब का मतलब क्या है? इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। इसका मतलब है कि नवाब का मतलब है कि जो राजा टाइप के, जिनको पूरी पावर मिल गई हो, तो जिनको पूरी अधिकार मिल गया हो, शक्ति मिल गई हो, पूरा शासन जिनके हाथ में आ गए, उनको कहते हैं नवाब। बट इट ऑल्सो मीन्ट समथिंग एल्स, लेकिन उसके अलावा भी उसका कुछ अर्थ था। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स, और कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उनको इतना धन मिल गया था, इतनी उनको आराम मिल गया था, अब यहाँ पे भारत में व्यापार करने से इतना पैसा मिल गया था कि वो सारे लोग नवाबी जिंदगी जीने लग गए थे। आफ्टर द बैटल ऑफ द प्लासी, द एक्चुअल नवाब ऑफ द बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड vast sums of money as personal gift to company officials। और प्लासी के युद्ध के बाद जब उन्होंने प्लासी का युद्ध जीत लिया, वहाँ पर अपना कठपुतली नवाब बिठा दिया, तो अंग्रेजों ने ये नियम बनाया कि भाई जितने भी छोटे छोटे वहाँ पे जो जमींदार हैं, जो जितने भी पैसे वाले लोग हैं, वो सब उनको जो है बड़े हिस्से अंग्रेज लोगों को जो है बड़ी मात्रा में जो है पैसा देंगे, कर देंगे। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड आ फॉर्चून इन इंडिया, जिसमें से रॉबर्ट क्लाइव खुद में जो है उसने जो है क्या किया था, ही हैड कम टू मद्रास नाउ चेन्नई फ्रॉम इंग्लैंड, और वो सबसे पहले मद्रास में आया था, भारत के मद्रास नाम के शहर में जो है सबसे पहले बिजनेस करने के लिए आया था। मद्रास चेन्नई में है, जो चेन्नई है आज की डेट में, जिसको आजकल चेन्नई कहते हैं। फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743, जब वो 1743 में भारत में आया था, एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में। व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, हिज इंडियन फॉर्चून वॉज वर्थ $401.102। इंटरेस्टिंगली मतलब उसकी जो दौलत थी उस समय जब वो भारत में आया था 18 साल की उम्र में 1743 में, और 1767 में वो यहाँ से चला गया, तो लगभग 30 सालों तक वो यहाँ पे रहा। तो इस बीच में उसने 401.102 करोड़ के बराबर जो है यहाँ पे डॉलर जो है वो जो पैसा है वो बना लिया था। तो इसके पास इतनी मोटी रकम हो गई थी कि व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल, जब वो बंगाल का गवर्नर बना बक्सर की लड़ाई में, जब उसने मीर जाफर को हरा दिया 1764 में, तो ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। उसने जनता से ये वादा किया था कि मैं यहाँ पे अब कोई करप्शन नहीं होगा, घोटाला नहीं होगा या ज़बरदस्ती नहीं होगी किसी के साथ में। बट वाज हिमसेल्फ क्रॉस्ड एग्जामाइंड, लेकिन खुद वो जो है जब 1772 में बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच
was suspicious of his vast wealth। जब ब्रिटेन वो वापस गया तो वहाँ की जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने उस पर बड़ा संदेह किया कि भाई इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। Although he was acquired the committed suicide in 1774। और उससे क्या हुआ कि वहाँ की सरकार ने उसको जेल भेज दिया, उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया भारतीय लोगों के साथ में व्यापार के नाम पे, और उसको जो है जेल भेज दिया, जिससे जो है रॉबर्ट क्लाइव की जो है सुसाइड कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है उसको जो है बड़ा धोखा वो लगा, सदमा लगा, और उस रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली अपनी। However, not all company officials succeeded in making money like Clive। लेकिन सारे जो जितने कर्मचारी थे अंग्रेजों के, उन सब ने उस तरह से पैसा नहीं बना पाया जैसा क्लाइव ने बनाया। Many died early death in India due to the diseases and war, and it would not be right to regard all to them as corrupt and dishonest। तो इस तरह से हम सारे अंग्रेजों को नहीं कह सकते कि वो सारे जो है करप्ट थे, सारे जो है बेईमान थे। तो ये हम सब के लिए नहीं कह सकते हैं। कई लोगों ने तो अपनी जान भी दे दी लड़ाई लड़ते लड़ते, ऐसे ही मर गए जिनको कुछ भी नहीं मिला, तो उन कई बीमारियों के कारण मर गए लड़ते लड़ते। लेकिन क्या हुआ, मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स। लेकिन बहुत सारे उनके जो अधिकारी थे जो लड़ाई कम लड़ते थे, वो जो है अच्छे बैकग्राउंड से आते थे। एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया। और उनकी एक ही इच्छा थी यहाँ पे, जो मेन अधिकारी थे उनके, कि यहाँ से ज़्यादा कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ से लूटा जाए, रिटर्न ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। और उनका ये उद्देश्य था कि जल्दी से बहुत सारा मोटा पैसा कमा के इंग्लैंड वापस चला जाए और वहाँ पे एक आरामदायक ज़िंदगी जिया जाए। दोज हु मैनेज्ड टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, दे वर कॉल्ड नवाब्स। तो क्या हुआ कि जब वो लोग यहाँ से पैसा कमा के जाते रहे, यहाँ से बहुत सारे अंग्रेज लोग जो है खूब पैसा कमा के यहाँ से इंग्लैंड वापस जाते थे, तो वो वहाँ पर उनको जो है नवाब ही कहा जाता था, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता था। एन इंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। तो नवाब, भारतीय शब्द जो नवाब है उससे नबोब्स बना। तो नबोब्स जो है वो कहते थे अंग्रेज लोग उनको। और they were often seen as upstarts and social climbers in British society, and were ridiculed or made fun of the plays and cartoons। और उन लोगों को, जो भी लोग यहाँ से अचानक ही कुछ सालों में बहुत सारा पैसा लेकर के ब्रिटेन वापस चले जाते थे, तो उन लोगों को, जो वहाँ के जो लोग थे, वो नवाब कहा करते थे, और उनको जो है एक कार्टून और एक नाटकीय जो लोग होते हैं उनकी तरह देखा करते थे कि भाई कैसे कार्टून लोग जो अचानक ही उन पे हंसी भी करते थे उन लोगों की, कि वो खूब हंसी उड़ाते थे कि ये लोग जो है कमीने लोग हैं, ये लोग जो है अजीब से कार्टून टाइप के लोग हैं जो अचानक ही अमीर हो गए, अचानक ही इन्होंने वहाँ पे कुछ वो करे, धोखाधड़ी करी। कंपनी रूल एक्सपेंड्स। अब कंपनी का जो नियम थे वो किस तरह से फैलाए उन्होंने, कंपनी का फैलता शासन। अब उनका जो शासन था वो कैसे फैला, ये हमें यहाँ पे देखना है। If we analyze the process of the annexation of the Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerges. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of the political, economic and diplomatic methods to extend its influence, therefore annexing an Indian kingdom. तो वी आर एनालाइज द प्रोसेस ऑफ द एनेक्सेशन। एनेक्सेशन मीन्स अधिकार जमाना, कहीं पे अपना अधिकार बनाना। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने जो भारत में अपना अधिकार जमाया, अपने राज्य बनाए अंग्रेज़ों ने, तो ये इंडियन स्टेट्स जितने भी भारतीय राज्यों पे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 से 1857 के बीच में, तो 13 की एस्पेक्ट्स एमर्जेस। तो इसके पीछे उनका एक अचानक ही कहीं पे लड़ाई करके जीतना ही नहीं था हर जगह, कि उन्होंने अचानक आए और लड़ाई करी और जीत लिया वो। तो ऐसा उन्होंने अटैक किया, आक्रमण कर लिया कहीं पे और जीत लिया कोई राज्य, ऐसा उन्होंने नहीं किया। बल्कि उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल, उन्होंने जो राजनीतिक, आर्थिक और डिप्लोमेटिक बिल्कुल
तरीके से अलग अलग तरीक़ों से नियम बनाए इस तरह से कि जिस तरह से वो भारत को जीतते गए। इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम, और उसका इन्फ्लुएंस ये था, उनके नियम कानून इस तरह से उन्होंने बनाए, उन्होंने इस तरह से धोखे से जो है कई राज्यों को जीत डाला बिना लड़े ही। After the Battle of the Buxar 1764, the company appointed residents in Indian states. They were political and commercial agents, and their job was to serve and further and interest of the company. तो जैसे ही बक्सर की लड़ाई समाप्त हुई, वो जो मीर जाफ़र थे वो मारे गए, तो उस तरह से उसके बाद क्या हुआ, 1764 में जब कंपनी खुद वहाँ की नवाब बन गई बंगाल की, तो उन्होंने जो इस भारत के जितने भी राज्य थे सब जगह अपने अपने एक प्रतिनिधि जो है हर राज्य में, हर जितने भी शासक थे, अंग्रेज मुस्लिम शासक थे ज़्यादातर, कहीं कहीं पर हिंदू शासक थे, तो सभी शासकों के पास में अपना एक प्रतिनिधि भेजा। एंड दे वर पॉलिटिकल कमर्शियल एजेंट्स, वो उनके अपने जो है राजनीतिक और आर्थिक सलाहकार होते थे। जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और जिनका काम सिर्फ ये था कि वो कंपनी के हितों के लिए काम करे। Through the residents, the company officials began interfering and internal affairs of Indian states, और उन अपने प्रतिनिधियों के सहायता से, रेजिडेंट्स की सहायता से अंग्रेजों ने सारे भारत के लगभग सभी राज्यों में, सारे शासकों में, सभी जितना भी जहाँ पे शासन था जिसका, उन पे अपना जो है इंटरफेरेंस, अपने दखलंदाजी शुरू कर दी, हर जगह अपना नियम चलाना शुरू कर दिया। They tried to decide who was to the successor of the throne, और उन्होंने ये डिसाइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई गद्दी पे कौन बैठेगा, अगला राजा कौन होगा, जो राजा होता था उसके बाद कौन राजा बनेगा ये हम बताएंगे। ऐसा नहीं कि जो राजा है वहाँ का उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अब दूसरा राजा अपने हिसाब से बिठाए, अपने लड़के को बिठाए। तो ये अंग्रेजों ने अब उनके जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे उन पे नियम थोप दिया कि हम बताएंगे तुमको कि कौन बनेगा राजा। एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव, और राजा ही नहीं, उनके जो अधिकारी होते थे बड़े बड़े, तो वो जो अधिकारी भी होंगे वो भी अंग्रेज लोग बताएंगे, ऐसा उन्होंने नियम बना दिया। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलायंस, और उन्होंने एक नियम बनाया जो बहुत ही खतरनाक था, जिससे जो है सबसे ज़्यादा उन्होंने एक्वायर्ड किया, ज़मीनों पे अधिग्रहण करना, सभी जगह राज्यों को जीतना शुरू किया। उसका नाम था सब्सिडरी अलायंसेस। अकॉर्डिंग टू द आर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड। उस नियम के वो ऐसा सब्सिडरी अलायंस जो नियम था वो ये था कि कोई भी भारतीय राजा, जहाँ पर भी अंग्रेजों का नियम नहीं था, लेकिन भारतीय शासक कोई भी कहीं पर भी, वो पूरे भारत में, वो अपनी तरफ से कोई भी अपनी व्यक्तिगत फौज नहीं रख सकता, उनके पास कोई फौज नहीं होगी। एंड उन्होंने कहा कि फोर्स दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। उन्होंने कहा कि उनको जो भी फौज चाहिए वो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मिलेगी, उनकी अपनी कोई फौज नहीं होगी। बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस, लेकिन उनको जो राजा होंगे, उनको फौज की ज़रूरत पड़ेगी, सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको जो है उसके बदले अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी रकम देनी पड़ेगी, और जब भी उनको फौज की ज़रूरत पड़ेगी तो फौज वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मांगेंगे और उसके बदले वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मोटा पैसा देंगे। दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस प्रोटेक्शन, और कंपनी ने ये साधारण भाषा में ये कहा कि भाई इससे तुमको सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा का काम हम करेंगे। इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट्स, और अगर भारतीय राजा कोई पेमेंट नहीं कर सकता, उसने जो है फौज भी मांगी और उसके बदले पैसा अंग्रेजों को नहीं दिया, तो देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी फॉर एग्जाम्पल, और तो उनका जो राज्य है उसको जो है पेनल्टी के रूप में, एक कर के रूप में उनसे राज्य का कुछ हिस्सा उनसे छीन लिया जाएगा अगर कोई उनको पैसा न दे सकता। When Richard Wellesley was governor general, जब जो है रिचर्ड वेलेजली नाम का एक गवर्नर जनरल था अंग्रेजों का, 1798 टू 1805, 1798 से 1805 के बीच में जिसने राज किया था भारत में, द नवाब ऑफ अवध was forced to give over half of his territory to the company in 1801। तो अवध
का जो राजा था, अवध का जो नवाब था उस समय, उसको जो है 1801 में जो है वो फेल हो गया। उसने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी से फौज तो मांगी लेकिन उनको पैसा नहीं दे पाया, तो उन्होंने उसके जो है राज्य पे जो है अपना अधिकार कर लिया। उसका राज्य का बहुत सारा हिस्सा छीन लिया अंग्रेजों ने और वहां अपना अधिकार कर लिया। सब्सिडरी फोर्सेस हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, और इसी तरह से उन्होंने हैदराबाद को भी हथिया लिया। हैदराबाद पे भी वही नियम लगाया। अभी यहाँ पे ये अवध का नवाब है, जो अवध वंश, जो अयोध्या हमारा जिसको बोलते हैं आज की डेट में, तो अयोध्या में ये नवाब होते थे। इसका नाम था सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला को उन्होंने पकड़ के उनके बेटों को जो है साथ में ये यहाँ पे चित्र दिखा रखा है। तो उनके जो चित्रकार होते थे अंग्रेजों के, वो भी इस तरह से चित्र बनाते थे कि जहाँ पे राजाओं को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। तो इससे मतलब जनता में ये जाता था, मैसेज जाता था कि लोग जो है डर जाएं अंग्रेजों से बुरी तरह से, कि भाई जब ये राजा लोगों को, जो शासक लोग, जो सम्राट हैं यहाँ के, उनको जो नहीं छोड़ रहे हैं, ये इनको अपने अधिकार में करके इनकी बुरी हाल कर रहे हैं, तो आम जनता तो वैसे ही डर जाएगी। तो इस तरह के वो लोग चित्र भी बनाते थे जैसे यहाँ पे दे रखा है। The treats that followed the battle of the Buxar forced Nawab Sijaud-Dowla to give up much of his authority here. However, he poses in regal splendor towering over the residents, और उस तरह से उसको जो है उन्होंने हरा करके उसका राज्य छीन लिया। Now what power did the residents have? अब रेजिडेंट्स के पास किस तरह की ये जो शक्तियाँ होती थी उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है। This is what James Mill, the famous economist and political philosopher from Scotland, wrote about the residents appointed by the company. तो जेम्स मिल नाम का जो स्कॉटलैंड का उनका एक लेखककार था, जिसने जो एक पुस्तक भी लिखी थी भारत में, भारतीय और इतिहास के बारे में। तो वो जो लेखक था उसने अब उनके रेजिडेंट्स के बारे में लिखा कि वो रेजिडेंट्स कैसे होते थे। वी प्लेस अ रेजिडेंट्स हु रियली इज किंग ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा कि जो रेजिडेंट्स, जो प्रतिनिधि अंग्रेजों ने किसी भी शासन में रखे हुए हैं, हर राज्यों में रखे हुए भारत के, वो वास्तव में वहाँ के राजा हैं। उसने कहा था, जो अंग्रेजों का उनका अपना ही लेखककार था, वो ये कह रहा है। वट एवर इंजक्शंस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ही मे एक्ट अंडर, और उसने कहा कि वो जो है बिना किसी शर्त के कुछ भी नियम वहाँ पे लागू कर सकता है। एज लॉन्ग एज द प्रिंस एक्ट्स इन द परफेक्ट subservience and does what is agreeable to the residents, that is to the British government, things go on quietly. They are managed without the residents appearing much in the administrations of affairs. But when anything of a different nature happens, the moment the prince takes a course which the British government think wrong, then comes clashing and disturbance. मीन्स उसने लिखा, दरअसल रेजिडेंट्स जो होते हैं वो रियासत का राजा होता है और हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। मतलब उसको कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राजा उसको कुछ नहीं बोल सकता। जो शासक होते हैं, नवाब होते हैं, उसको कुछ नहीं बोल सकते, वो जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा नवाबों को। जब तक कि स्थानीय राजा पूरी तरह से अधीनस्थ रहता है, जब तक वो उसके कहना मानता है, द रेजिडेंट्स यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करने वाला, तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। लेकिन शासन के कामों में रेजिडेंट्स की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाता था। तो उसने ये जेम्स मिल ने, जो उनका अपना राइटर था, उसने लिखा कि अगर उसके रेजिडेंट्स की बात कोई भी नवाब नहीं मानता था तो वहाँ पे उथल पुथल मीन्स लड़ाई की स्थिति हो जाती थी और अंग्रेज लोग उस राज्य को हड़प लेते थे। तो इन दिस वे वी हैव सीन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इट्स द टीपू सुल्तान। अब यहाँ पे थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में है। तो टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान नाम का एक नवाब था, जो कि मैसूर नाम के मैसूर में जिसका शासन था। तो ये उसके बारे में थोड़ा, टाइगर ऑफ मैसूर, उसको जो है मैसूर शेर मैसूर का शेर भी कहा जाता है। द कंपनी
resorted to direct military confrontation when it saw a direct threat to its political and economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian states of Mysore. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। अब कंपनी पहले तो डिप्लोमेसी अपने नियम बना करके हड़प रही थी राज्यों को, अब उन्होंने देखा कि अगर कहीं पे हमारे नियम नहीं चल रहे हैं, कहीं पे कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, तो उन्होंने आखिर जो है लड़ाई करने का रास्ता भी अपनाया। और दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर में इसका उदाहरण है। दक्षिण भारत में ये मैसूर जो राज्य है वहाँ पे जो टीपू सुल्तान था उसका शासन था, और ये उसका वहाँ पे उन्होंने सबसे पहली जो है दूसरी लड़ाई लड़ी राजाओं से। Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799। तो मैसूर जो है एक बहुत ही शक्तिशाली शासक के अंडर में था, जिसमें सबसे पहले हैदर अली का शासन था, और हैदर अली ने जो शासन किया वो 1761 से 1782 तक अपना शासन चलाया वहाँ पे। और उसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान जो है गद्दी पे बैठा, और टीपू सुल्तान जो है 1782 से 1799 तक उसने शासन किया। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड इन द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज्ड पेपर एंड कार्डमम। और मैसूर का जो क्षेत्र था जहाँ पे अंग्रेज लोग अपना जो व्यापार चलाते थे, जहाँ से वो काली मिर्च और जो लौंग वगैरह इसको खरीदते थे, तो वो मालाबार क्षेत्र था मैसूर का। In 1784 टीपू सुल्तान stopped the export of the sandalwood, pepper and cardamom through the पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। और उसने 1785 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के जितने भी व्यापार वहाँ पे चलते थे, मालाबार द्वीप समूह, मालाबार एक द्वीप है जो जहाँ से समुद्री जहाज भी जा सकते हैं, समुद्र के किनारे का इलाका है मैसूर में। तो वहाँ पे जो संदलवुड्स मीन्स जो चंदन की लकड़ियाँ का व्यापार भी चलता, चंदन की लकड़ी भी ले जाते थे अंग्रेज लोग यहाँ से। और पेपर मीन्स वही काली मिर्च का, लौंग वगैरह जो गरम मसाले भी खरीदते थे। तो उन सारे व्यापारों पे जो है टीपू सुल्तान ने रोक लगा दी। टीपू सुल्तान ने कहा यहाँ से कुछ व्यापार नहीं होगा, अंग्रेज यहाँ से कुछ नहीं खरीद सकते। एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग एंड द कंपनी। और जो लोकल मर्चेंट्स, जो लोकल वहाँ के स्थानीय लोग जिनसे वो अंग्रेज लोग सामान खरीदते थे, उन लोगों को भी टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कुछ भी वहाँ पे बेचने से। तो ही आल्सो एस्टैब्लिश द क्लोज। और इन दिस वे दिस चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग चैप्टर, ये एक लंबा चैप्टर है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है यहाँ पे। इट्स इनफ फॉर टुडे। सो टुडे यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली एज आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर एंड गो थ्रू द चैप्टर्स। इस तरह से आप इस चैप्टर्स को एक तरफ से अच्छी तरह से इसको पढ़िए, और साथ साथ में जैसा मैंने इसको समझाया, एक्सप्लेन किया, ऐसे इसको समझिए अच्छी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। Thanks for today.